देवता एपिसोड 18। कासिम ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं। फरहाद साहब बराबर छोटे पत्तों पर रिस्क लेते चले आ रहे हैं, लेकिन तुम 50,000 का रिस्क न लो। गजाला ने कहा, ये क्या कह रही हो? कैसर ने कासिम की हिमायत की। अगर कासिम साहब मुझे अपने पत्ते दिखा दें तो मैं सही मशवरा दूंगा। कासिम ने अपने पत्ते कैसर को दिखा दिए। उन्हें देखकर कैसर ने कहा, बहुत शानदार पत्ते हैं, आपको 50,000 देकर शो करवाना चाहिए। आपके पास इतनी रकम ना हो तो 25,000 मुझसे लीजिए। शर्त यह है कि अगर आप जीत जाएं तो मैं 10,000 मुनाफा लूंगा। गजाला ने जल्दी से कहा, मंजूर है कैसर, चलो 25,000 का चेक लिख दो। वो जेब से चेकबुक निकाल कर लिखने लगा। मैंने सोचा, चलो ठीक है, एक और दुश्मन की जेब से 25,000 निकल रहे हैं। जरा देर बाद कासिम ने कैसर का चेक और 25,000 के टोकन बढ़ाकर कहा, शो। मैंने अपने एक पत्ते को सीधा किया, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को सीधा किया। कासिम, कैसर और गजाला तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उस वक्त तीनों के दिमाग से मेरे लिए गालियां निकल रही थीं। गजाला उस वक्त कासिम को घूर घूर कर देख रही थी, जिसे अपनी पत्तेबाजी पर नाज था। कैसर के 25,000 मेरी जेब में आ रहे थे। इस बात पर वो झल्ला रहा था और कसम खा रहा था कि मुझसे अपनी रकम वसूल करके रहेगा। मैं इन सब से बेनियाज होकर जीते हुए तमाम टोकनों को गिन रहा था। मैंने 3 घंटे के खेल में तकरीबन 78,000 रुपए जीत लिए थे। गजाला ये सोच रही थी कि ये तमाम रकम उसके अकाउंट से जाएगी। इसमें से सिर्फ 25,000 कैसर ने दिए हैं। जब हम मैनेजर के कमरे की तरफ जाने लगे तो गजाला और कैसर पीछे रह गए। मैं कासिम के साथ मैनेजर के कमरे में आकर बैठ गया। वहां से मैंने कुमार खाने में बैठी हुई गजाला के ख्यालात पढ़े। वो कैसर से कह रही थी, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने फरहाद की खातिर तुमसे मुंह नहीं मोड़ा था। जिस दिन उससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसी रात मैंने डैडी से कहकर उसे कोठी से निकलवा दिया था। पता नहीं ये कमबख्त इतना दौलतमंद कैसे बन गया। आज मैंने इसके बैंक बैलेंस पर हाथ साफ करने की कोशिश की थी। कासिम एक अच्छा शार्पर है, लेकिन उसे भी न जाने आज क्या हो गया है। उसकी गलती की वजह से मैं अपना आधा बैंक बैलेंस हार चुकी हूं। अब तुम यहां ताने देने आ गए हो कि मैं तुमसे बेरुखी बरत रही हूं। भाई गॉड, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है, मगर तुम मर्दों की ये आदत बड़ी खराब है। रकाबत की वजह से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हो। देखो कैसर, अगर तुम फरहाद को मार डालना चाहोगे तो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। उसे जिंदा रहना चाहिए। हम उससे दोस्ती करके उसका दिवालिया निकाल सकते हैं। कैसर का जवाब सुनाई दिया, अच्छी बात है, अगर तुम उसे लूटना चाहती हो तो मैं तुम्हारी खातिर फिलहाल उसे माफ कर देता हूं। अगर तुम नाकाम हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं उसे ऐसी जगह घेर कर मारूंगा जहां उसे पानी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। उसके जाते ही गजाला ने सोचा, मेरे भी कितने चाहने वाले हैं। ये कैसर आज भी मेरा दीवाना है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इसने अपनी दौलत से मुतासिर करने और मेरा दिल जीतने के लिए 25,000 दांव पर लगाए थे। मुझे इससे दोस्ती कायम रखनी चाहिए। ऐसे अहमक आशिक बुरे वक्त में बड़े काम आते हैं। वैसे अब मुझे फरहाद के मुतालिक सोचना चाहिए। आज वो मुझसे बहुत बड़ी रकम ले जाएगा। मैं ताश की बाजी ना जीत सकी, लेकिन मोहब्बत की बाजी जीत कर उससे अपनी रकम वापस लूंगी। सोचने के दौरान गजाला के दिमाग ने कहा कि अब उसे मैनेजर के कमरे में जाकर फरहाद की जीती हुई रकम का चेक लिख देना चाहिए। वो सोचती हुई कमरे में आ गई। वहां उसने बड़ी फराख दिली से चेक लिख दिया। मैनेजर ने मुझे यकीन दिलाया कि दूसरे दिन 1 बजे तक मुझे मेरी जीती हुई रकम मिल जाएगी। इसके बाद हम हंसते हुए क्लब की इमारत से बाहर आ गए। जब मैं पार्किंग एरिया से कार लाने के लिए गया तो गजाला कासिम के साथ एक तरफ खड़ी रही और उससे आहिस्ता आहिस्ता कहती रही, कासिम, तुम रास्ते में कहीं कार से ये कहकर उतर जाना कि तुम अपने एक अंकल के यहाँ जा रहे हो और हमसे कल सुबह मुलाकात करोगे। ये तुम क्या कह रही हो? फिर मैं रात कहाँ गुजारूंगा? कासिम ने पूछा। किसी होटल में रात गुजार लेना। मुझसे ज्यादा बहस न करो। फरहाद कार लेकर आ रहा है। जो रकम वो मुझसे जीत कर ले जा रहा है उसे मैं किसी तरह वापस लूंगी। आज तुमने मुझे बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। आज मैं इत्तेफाक से हार गया। दूसरी बार खेलूंगा तो इससे दुगनी रकम जीत कर दिखाऊंगा। मैं ताश की बाजी के बगैर ही उससे दुगनी रकम वसूल कर लूंगी। फिलहाल मैं जो कहती हूं तुम वही करो। इतने में मैं कार ड्राइव करते हुए उनके करीब पहुंच गया। वो दोनों चुप हो गए। गजाला मुस्कुराती हुई मेरे पास अगली सीट पर आ गई। कासिम पिछली सीट पर चला गया। मैंने कार आगे बढ़ा दी। गजाला ने मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा, तुमने बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया है, लेकिन खेलने से पहले खुद को अनाड़ी कह रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, वाकई मैं अनाड़ी हूं। आज तो तकदीर मेहरबान थी, इसलिए जीत कर जा रहा हूं। वैसे हार कासिम साहब की हुई थी और चेक तुमने लिख कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई। कासिम ने जवाब दिया, मेरा अकाउंट पिंडी के बैंकों में है। ये क्लब वाले वहां का चेक कबूल नहीं करते। मैं कल सुबह गजाला को 78,000 का चेक दे दूंगा। वो खुद को बेइंतहा दौलतमंद जाहिर कर रहा था। मैं मुस्कुराकर सुन रहा था।
माल रोड पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने गाड़ी रोक दी। वो गजाला की हिदायत के मुताबिक ये कहकर चला गया कि वो अपने अंकल के यहाँ रात गुजारेगा। उसके जाते ही जब मैंने दोबारा कार स्टार्ट की तो गजाला ने नागवारी से कहा, मैं तो कासिम को अपना मेहमान बनाकर पछता रही हूं। पता नहीं पिंडी में इसका बैंक बैलेंस कितना है। अगर वो टटपुंजिया साबित हुआ और मेरी दी हुई रकम मुझे वापस न मिली तो इसका मतलब ये होगा कि वो हार कर भी जीतेगा। वो सारी रकम मैं तुमसे हार जाऊंगी। तुम सोचो कि ये कैसी बात है। वो खेलता रहा और मैं हारती रही। बहरहाल मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास चली गई है। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है। मैंने जब से तुम्हें देखा है यही सोच रही हूं कि तुम्हारे लिए बनाई गई हूं। उसने जरा करीब आकर मेरे शाने पर सर रख दिया। उसकी कुर्बत से मुझे 5-6 साल पहले की वो रात याद आ जाती थी जब उसने मुझ जैसे बेगुनाह को कैसे बदनाम किया था। एक पहलू से वो काबिल नफरत थी। मैं भी उसकी हस्ब मंशा रूमानी अंदाज में गुफ्तगू करता रहा और उसे यकीन दिलाता रहा कि उस पर 1000 जान से आशिक हो चुका हूं। जब हम कोठी में आए तो रात के 2 बज रहे थे। शाहीना, चचा जान और गजाला के मामू अपने अपने कमरों में सो रहे थे। गजाला मेरे बाजू में अपना बाजू डाले जवानी के नशे में लड़खड़ाती हुई अपनी ख्वाबगाह में आई। उसने मुझे एक इजी चेयर पर बैठने के लिए कहा और लिबास बदलने के लिए बाथरूम चली गई। मैंने जरा देर के लिए आंखें बंद कर लीं। सबसे पहले मैंने चचा जान के खाबिदा जहन को पढ़ा, फिर गहरी नींद में सोने वाली शाहीना के दिमाग में झांका। इसके बाद मामू जान के भी खाबिदा दिमाग को पढ़ा और उन तीनों के जहनों में यह ख्याल कायम कर दिया कि वो सुबह 5 बजे से पहले बेदार नहीं होंगे। कुछ देर बाद गजाला बाथरूम से बाहर आ गई। उसने कातिलाना अंदाज में मुस्कुराकर मुझे देखा। सिंगार मेज के पास बल खाती हुई गई और अपने रेशमी वजूद पर शनील की खुशबू स्प्रे करने लगी। सिंगार मेज के सहतरफा आईनों में वो 3 मुख्तलिफ जावियों से नजर आ रही थी। हर जाविये से बदली की चांदनी फूट रही थी और उस पर रेशम लहरा रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर स्विच बोर्ड के पास आया। ऐसे वक्त तेज रोशनी बुरी लगती है। मैंने कुमकुमे बुझा दिए और 0 का पावर बल्ब रोशन कर दिया। ख्वाबगाह में नीली ख्वाबावर रोशनी धीरे धीरे अंगड़ाइयां लेने लगी। वो शर्माने की अदाएं दिखाती हुई आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आने लगी। शर्म हया तो उसे छू कर नहीं गुजरी थी। ऐन ऐसे वक्त मैंने आहिस्तगी से कहा, गजाला, मुझे बरसों पहले की एक रात याद आ रही है। यही ख्वाबगाह थी। ऐसी ही हल्की नीली जज्बात अंगेज रोशनी में तुम अपने बिस्तर पर थी और मुझे दावत गुनाह दे रही थी। उस रात मैं अहमक था, तुम्हारी दावत को ठुकरा कर चला गया। अब मुझे अक्ल आ गई है। आज उस रात के अफसाने को मैं तकमील तक पहुंचाऊंगा। अफसाने की इब्तिदा इस तरह होगी कि मैं अभी ख्वाबगाह से बाहर जाता हूं। तुम उस रात की तरह अपने बिस्तर पर लेट जाओ। मैं दस्तक देकर आऊंगा और तुम हस्बे आदत दावत गुनाह दोगी। ये कहकर मैं उसका जवाब सुने बगैर ख्वाबगाह से बाहर गया और बंद दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं उसकी सोच के जरिए दिमाग की आंखों से देख रहा था। वो अपने बिस्तर पर थी। अब मेरी आजमाइश का वक्त आ गया था। मैंने चंद लम्हात में फैसला किया कि एक नागन की दोस्ती मुझे तबाहियों की बस्ती में ले जाएगी। अगरचे मेरे पास ख्याल खानी का इल्म था, इसके बावजूद मैं ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहता था। नागन फिर नागन होती है, किसी वक्त भी मेरी लाइल्मी में मुझे डस सकती है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। मैं दरवाजा खोलकर ख्वाबगाह में आया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ते हुए कहा, बेशक तुम इतनी हसीन हो कि मर्द की निगाहों को ललचा देती हो। मैं भी तौबा तोड़ने आया हूं, लेकिन इससे पहले मैं वो भूला हुआ अफसाना याद कर लूं कि मुझे किस तरह बदनाम करके इस कोठी से निकाला गया था। मेरी खूबसूरत नागन, जो लोग जरा भी समझदार होते हैं वो आग में कूदने की बजाय उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। मैं भी तुम्हारे बेहया बदन की आग में जलना नहीं चाहता। तुम्हारी आग बुझाने के लिए पानी नहीं बनना चाहता। पानी ना हो तो शायद थूक देने से भी काम चलता है। आख थू। मैंने उसके बदन पर थूक दिया और फौरन ही पलट कर जाने लगा। वो एकदम से लरस गई। अपनी जिल्लत और तौहीन के शदीद एहसास से जैसे वो पागल हो गई। मैंने दरवाजे से पलट कर देखा, वो दोनों हाथों से अपने बालों को नोचती हुई चीख रही थी। मैंने ख्वाबगाह के दरवाजे को बाहर से बंद किया और तेजी से कोठी से बाहर जाने लगा। वो जो खुद को वीनस का शाहकार मुजस्समा समझती थी, अब पागल होकर अपने जिस्म की बोटियां नोच रही थी। एक हसीन और मगरूर औरत के लिए ये सबसे खूबसूरत अंजाम था। मेरे कदम अपनी कोठी की तरफ उठ रहे थे और मैं उसके दिमाग को पढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। मैं वो औरत हूं कि दिल वाले मेरी राहों में अपने दिल बिछाते हैं।
शायर मेरी तारीफ में लफ्जों के फूल खिलाते हैं और वो कमीना मुझ पर थूक कर गया है। इस सोच पर उसके दिमाग ने उसे चीखने पर मजबूर किया। चीखते के साथ ही उसके दिमाग ने मशवरा दिया कि वो मेरा मुंह नोच ले, लेकिन मैं उसके सामने नहीं था। वो झल्लाई हुई सोच के मुताबिक तकिए को उठाकर नोचने लगी। कमीना, क्या समझकर उसने थूका है? जिस बदन को लोग खुशबुओं का गुलदान कहते हैं, उसे वो गुलदान समझकर गया है। मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे जान से मार डालूंगी। वो बदजात खुद को समझता क्या है? मैं भी उस पर थूकती हूँ, मगर मेरे थूकने से उस बेइज्जती का एहसास नहीं मिट सकता जो वो कर गया है। माय गॉड, उसने नफरत से मुझ पर थूका है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे बदन पर उसका थूक है, मगर है। मैं हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। ये थूक एक अंगारे की तरह मेरे बदन से चिपक गया है। अब जब भी मैं लिबास उतारूंगी, मुझे उसके नफरत से थूकने का अंदाज याद आ जाएगा। मैं अपनी कोठी के अहाते में पहुंचकर रुक गया और उसके दिमाग में बैठकर उसकी सोच में गड़बड़ करने लगा। हाँ, उसने ऐसी नफरत की है जैसे मैं तवाइफ से भी गई गुजरी औरत हूं। इस तरह उसने मुझे नजरों से गिरा दिया है। इतनी देर से मैं खुद ही अपने आप को काबिल नफरत समझ रही हूं। वो गड़बड़ाकर सोचने लगी, नहीं, मैं काबिल नफरत नहीं हूं। मैं सबसे हसीन लड़की हूं। सभी मुझ पर जान देते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने मनफी सोच में कहा, जो लोग सामने मोहब्बत जाहिर करते हैं वो मेरी पीठ पीछे मुझ पर थूकते हैं। फरहाद पहला आदमी है जो सामने थूक कर गया है। उसकी मुस्बत सोच ने कहा, मैं फरहाद पर थूक दूंगी। मैंने मनफी सोच से समझाया, सिर्फ फरहाद पर थूकने से इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। जो अपने मतलब के लिए मेरे हुस्न की तारीफ करते हैं, मेरी मोहब्बत का दम भरते हैं, उन झूठों पर भी थूकना चाहिए। कासिम भी मतलब परस्त है, कैसर भी अय्याश है। सब के सब मेरी जवानी से खेलने के लिए मेरी खुशामदें करते हैं। मैं उन सब पर थूक दूंगी। उसका चिल्लाया हुआ जहन कातिल हो गया कि वो सब पर थूकेगी। आज उसकी जो तौहीन हुई है, उसका इंतकाम वो हर मर्द से लेगी। उस वक्त उसकी सोच ने बताया कि ड्राइंग रूम में फोन की घंटी बज रही है। मैंने उसकी सोच में कहा, पता नहीं इतनी रात को किसने फोन किया है। घर के लोग सो रहे हैं, मुझे ड्राइंग रूम में जाकर सुनना चाहिए कि किसकी कॉल है। उसने मनफी सोच में कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। किसी की भी कॉल हो, वो जहन्नुम में जाए। मेरी सोच ने फिर उसे समझाया, हो सकता है कि फरहाद अपनी कोठी से कॉल कर रहा हो। मुझे फौरन ही रिसीवर उठाकर उस पर थूक देना चाहिए। ये बात उसकी खोपड़ी में आ गई। उसकी सोच बता रही थी कि वो मेरी कॉल की तवक्को में गुस्से से तनतनाती हुई ख्वाबगाह से निकल कर जा रही थी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसने फोन का रिसीवर उठाया, फिर चीखती हुई बोली, सुअर के बच्चे, अब तुम मुझे फोन कर रहे हो? मैं तुम पर थूकती हूँ। हाँ, थू। रिसीवर पर दूसरी तरफ की आवाज गजाला ने सुनी और उसे गजाला के दिमाग से मैंने सुना, अरे ये थूकने का क्या मतलब हुआ? कौन हो तुम? क्या गजाला हो? हाँ, मैं गजाला हूं। किसी भी मर्द की आवाज मेरे दिमाग में कांटे की तरह चुभती है। मैं फिर एक बार तुम पर थूकती। ठहरो ठहरो भाई, ये क्या कर रही हो? मेरी आवाज पहचानो, मैं तुम्हारा कैसर हूं। मैंने कैसर का नाम सुनते ही गजाला की सोच में कहा, मुझे कैसर पर भी थूकना चाहिए, वो भी मर्द है, उस पर भी थूकूंगी। गजाला ने गुस्से से पूछा, कैसर तुम भी एक मर्द हो? हाँ, मैं मर्द हूं, तो मैं तुम पर भी थूकती हूं। आह, थू। अरे क्या हो गया है तुम्हें? खामखा थूकती चली जा रही हो। क्या फरहाद की दोस्ती ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? फरहाद का नाम न लो, मैं उस पर थूकती हूं। तुमने क्लब में कहा था कि उसे जान से मार डालोगे। अब मैं देखना चाहती हूं कि तुम उसे किस तरह मारोगे। कैसर, जब तक तुम उसे कुत्ते की मौत नहीं मारोगे, मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचेगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे उसकी मौत की खुशखबरी सुनाओ। मैं अपना हुस्न, अपनी जवानी और अपनी दौलत तुम पर निछावर कर दूंगी। जाने मन, तुम इतने बड़े इनाम का लालच दे रही हो। ये वाकई इनाम है या महज ललचाने वाली बातें हैं? देखो, बुरा ना मानना, पहले भी तुमने बड़े बड़े वादे किए और डरखा दिया। अब ऐसा नहीं होगा। तुम अभी आओ, मैं अभी वादा पूरा करूंगी, तुम्हारा एतमाद हासिल करूंगी। तुम जो कहोगे वो करूंगी, मगर किसी तरह ये खुशखबरी सुना दो कि वो सुअर का बच्चा मर चुका है। अच्छा, मैं अभी आता हूं। कैसर ने राब्ता खत्म कर दिया। गजाला फिर मेरे मुताल्लिक गुस्से से सोचने लगी। मैंने जहनी राब्ता खत्म कर दिया और अपने कमरे में आकर सोने के लिए लिबास बदलने लगा। इस दौरान मैंने कैसर की सोच को पढ़ा। वो अपनी कार ड्राइव करता हुआ गजाला की तरफ आ रहा था और ये मंसूबा बना रहा था कि मुझे घेर कर मारना आसान सी बात नहीं है। इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। पता नहीं कितना वक्त लगेगा, 2 दिन या 4 दिन या 4 महीने।
उस वक्त तक गजाला को बहला फुसला कर अपना काम निकालना होगा। ऐसी हसीन औरत बगल में रहे तो सोसाइटी में कुछ और अहमियत बढ़ जाती है। उसकी सोच पढ़कर इस बात का यकीन हो गया कि अभी उसकी नज़रों में सिर्फ गजाला के हुस्न शबाब की अहमियत है। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो तन्हा कहीं भी मुझे ललकारे। सिर्फ रात की तन्हाई में मेरी थूकी हुई चीज को चाटने आ रहा था। मैं अपनी ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद करके इत्मीनान से सो गया। दूसरे दिन मैं चचा के यहां गया। गजाला मेरे सामने नहीं आई। मैं चचा जान से जमीन जायदाद की बातें करता रहा, फिर शाहीना के साथ तफरीह के लिए निकल गया। इसके बाद रोज का यही मामूल हो गया। मैं अपनी लाडली बहन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगा। कभी कभी चचा जान के साथ कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, क्योंकि वो तमाम जमीनें मेरे नाम लिख रहे थे। जमाने भर की गलाजतों से निकलकर एक बहन का साथ मिला तो मुझे प्यार की पाकीज़गी का शिद्दत से एहसास हुआ। औरत महज एक दाश्ता नहीं होती, वो माँ भी होती है, बेटी भी होती है, और शाहीना जैसी बहन भी। ये तो मैं जानता ही था कि शाहीना के नाजुक से दिल में जुबैर की मोहब्बत परवान चढ़ रही। उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए देवता। देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।